हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज पर्यावरण अध्ययन से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सीटेट के फॉर्म अभी आप लोग अप्लाई ना किए हों तो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को अप्लाई कर दें। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन 1 कह रहा है कि भूमिगत जल। ऑप्शन 2 की बात करें तो कह रहा है नदियाँ। ऑप्शन 3 की बात करें तो कह रहा है झील व तालाब। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत की बात करें तो आप देखेंगे कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ये सभी जो हैं वो भूमिगत जल हों, नदियाँ हों या झील व तालाब हों, सभी जो हैं वो शुद्ध जल के स्रोत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर कितना भाग जल है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जल के भाग की बात करें तो 3/4 जो है लगभग 75%, 71 पॉइंट समथिंग जो है वो जल माना जाता है। तो आपके ऑप्शन में जहाँ 3/4 या 75% दिया गया है वही आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 1/3 नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, 3/4 यही साथियों आपके प्रश्न का सही आंसर है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर दिया गया है एक पर्यावरण अध्ययन में जल। उसी जल टॉपिक से हम आज क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहे हैं। हम एक एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद आगे चल करके हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। बाकी साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हैं उसकी हम थ्योरी भी आपको कराते रहेंगे। सीटेट जो है वो आसानी से अब की बार आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। साथियों, आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा है कि जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें फिर आप देखेंगे आगे पूछ रहा है कि महासागरों का जल खारा व मीठा दोनों प्रकार का होता है। तो आप जानते हैं कि महासागरों का जल जो होता है वो खारा होता है, मीठा नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो जाएगा। आ जाइए तीसरे की बात कर लेते हैं। कह रहा है द्रवित शुद्ध जल ध्रुवों पर पाया जाता है। नहीं साथियों, ध्रुवों पर जो है वहाँ द्रवित शुद्ध जल नहीं पाए जाते, बल्कि वो बर्फीले ध्रुवों पर तापमान जो होता है वो बहुत लो होता है, इसलिए वहाँ जो बर्फ़ पाए जाते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। फिर कह रहा है जल की उपलब्धता लगभग सभी जगह समान है। नहीं, जल की उपलब्धता सभी जगह समान नहीं है। जैसे अभी आप मरुस्थल की बात करेंगे तो वहाँ जल की मात्रा कम होती है, मैदानी एरिया की बात करेंगे आप तो वहाँ जल की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अगर बात करें तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की तो साथियों जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा ऑप्शन इसका नेक्स्ट पेज पर है। हम प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है साथियों कि जल की उपलब्धता से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कह रहा है कि जल की उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। प्रश्न पढ़ लीजिएगा, अभी हम ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा है कि जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है। क्या ऐसा है? अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करें हम तो ये कह रहे हैं कि जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। फिर कह रहा है जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को भी निर्धारित करती है। अगर बात हम करें जल की उपलब्धता
कि, तो कह रहा है कि यह जीवन की विविधता है उसे भी प्रदर्शित करती है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं साथियों, ये आप देखेंगे कि जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है। तो आप देखेंगे कि जलीय जीव जो हैं वो जल में ही पाए जाते हैं। आप देखेंगे स्थलीय स्थानों पर जलीय जीव नहीं पाए जाएंगे। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जल की उपलब्धता जो है कुछ विशेष जीव जो जलीय जीव हैं वही जो हैं उस जगह पर पाए जाते हैं, तो इसलिए वो उन संख्याओं को निर्धारित करते हैं। उसके बाद फिर बात करें, जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को निर्धारित करती है। सही है साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी जीव जो हैं वो जल में नहीं पाए जा सकते और ना तो सभी जीव स्थल पर पाए जा सकते हैं। तो ये जो है ये जीवों के निवास स्थान की विविधता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑप्शन जो है वो साथियों 1 की बात करें या 2 की बात करें, दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही आंसर हैं। आ जाइए ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, ए और बी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो इन्हें हम छोटा कर ले रहे हैं। ये हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप देखेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हम कथन को पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो आइए पहले देखते हैं। मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। तो आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो जल के प्रतिशतता की बात करें, जल के भाग की बात करें तो लगभग 90% या कहीं कहीं आप देखेंगे 60 से 65% या 75% अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि 75 से 80% जो है वो मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो सही है। फिर देखिए कह रहा है यह शरीर के ताप को संतुलित रखता है। साथियों बिल्कुल सही है, जल जो है वो मनुष्य के शरीर के ताप को संतुलित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाता है। फिर देखिए नीचे लिखा गया है कि शारीरिक रक्त का 80% भाग जो है वो जल होता है। साथियों बिल्कुल सही है, शारीरिक रक्त की बात करें तो उसमें 80% भाग जो होता है वो जल होता है। और ऊपर देखिए लिखा गया है कि मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जो होता है वो जल से बना होता है या जल होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न की ये नीचे जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ऑप्शन जल के संदर्भ में साथियों सही हैं। तो इस तरीके से आपके 5वें प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी या चौथा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साथियों ये क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट साथियों, स्किप कर गया, यहाँ थे हम। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन हम बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन जो है साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सीटेट में बार बार पूछे गए हैं। आप इन्हें सॉल्व कीजिए और अपने आप को आंकिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके तैयारी का लेवल जो है वो क्या बन पाया है। तो इस तरीके से आपको डेली बेसिस पर ये क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी आपको हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर आगे चल करके हम आपको मिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ ही साथ आपको जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं वो भी आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथियों अगर कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमसे जुड़ी रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों आइए इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। आइए ऑप्शन एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। साथियों ये कथन बिल्कुल सही है। अगर उसके जल के घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके आयतन की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो घनत्व और आयतन 2 प्रश्न आपके यहाँ से सही हो जाते हैं। फिर जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक नहीं साथियों ये क्वथनांक होता है, और जल के क्वथनांक 0 डिग्री कह रहा है, ये आपका हिमांक होता है, उल्टा कर दिया।
फिर साथियों बात करें जल का रासायनिक सूत्र HO2 बता रहा है, जबकि जल का रासायनिक सूत्र जो होता है साथियों वो H2O होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से छठे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा छोटा कर देते हैं और छोटा आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं साथियों, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कह रहा है कि जल किसी भी तापमान पर वाष्पीकृत हो सकता है। क्या इससे आप सहमत? क्योंकि जल का क्वथनांक पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका यही गलत हो जाता है। आप देखते रहिए, अभी आप आसानी से अपने उत्तर पर पहुंच जाएंगे। फिर कह रहा है जल सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर ही वाष्पीकृत होता है। ये ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाता है, ठीक है ना। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर बात हम कह रहा है कि जल जो है सिर्फ क्वथनांक पर ही वाष्पीकृत होता है, तो आप देखते हैं कि जो जल है वो क्वथनांक बिंदु पर ही वाष्पीकृत होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आइए और भी देखते हैं। फिर कह रहा है कि जल का क्वथनांक बिंदु जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का क्वथनांक बिंदु जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो सही, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि जल सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर ही वाष्पीकृत होता है। आप ध्यान दीजिएगा साथियों थोड़ा सा, ये ऑप्शन जो है ये सही होगा, क्योंकि आप देखते हैं कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, इस पर यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि तापमान का वाष्पीकृत किसी भी तापमान पर वाष्पीकृत हो सकता है। तो सही है, क्योंकि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये उसका क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप जल को गर्म करेंगे तो वह खौलने लगता है, जबकि खौलने से पहले भी जल जो है वो वाष्पीकृत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। फिर आप दूसरे की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। फिर कह रहा है कि जल सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर ही वाष्पीकृत हो सकता है। क्या जब जल खौलने लगता है तभी वाष्पीकृत होता है? नहीं, खौलने से पहले भी वाष्पीकृत होता है जल। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। और फिर तीसरा जो कह रहा है कि वो जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये जो होता है साथियों ये सही पॉइंट है। तो साथियों का देख लीजिए, जिस ऑप्शन में ए और सी दिया गया, क्या नीचे पूछा गया फिर प्रश्न कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कथन ए और कथन सी जो है ये दोनों सही हैं और कथन बी जो दिया गया है वो गलत है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए जिसमें ए सी दिया गया वही सही, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साथियों, इसे फिर हम बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं इसलिए मैनेज करना पड़ रहा। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना। कह रहा है कि महासागर, ये ऑप्शन है महासागर, महासागर को ये 97% कह रहा है। फिर कह रहा है बर्फ के रूप में जल, इसे 1% कह रहा है। फिर कह रहा है कि भूमिगत जल जो है वो आगे दिया गया है, नदियाँ, तालाब और झीलों मिला करके जो है वो 1% बचता है। तो क्या जो ये स्थितियाँ दी गई हैं ये सही सुमेलित हैं? अगर नहीं है तो इन्हें सुमेलित करना है। तो इसे हम देख लेते हैं कि क्या सुमेल सही होता है। तो आप जानते हैं कि महासागरों में सबसे अधिक जल पाया जाता है, और जो महासागरों में जल पाया जाता है वो तकरीबन 97% जल महासागरों में पाया जाता है। उसके बाद बात करें कि जो जल बर्फ़ के रूप में जमा है वो जल जो है वो तकरीबन 2% के आसपास पाया जाता है। फिर बात करें जो भूमिगत जल है या नदियों का जल है या तालाबों का जल है, तो ये जो जल है साथियों ये 1% है। तो इस प्रश्न की बात करें तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल सुमेलित हैं। महासागर 97%, बर्फ़ के रूप में 2% और नदियों झीलों में जो जल पाए जाते हैं वो 1% होते हैं। तो आप देख लीजिए
जिस ऑप्शन में 1 2 3 दिया गया है इस बिल्कुल सीक्वेंस में, वही आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है वो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये प्रश्न जो हैं वो आपके जल चैप्टर से ही संबंधित हैं, तो आपको हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि पहले आप चैप्टर वाइज चीज़ों पर पकड़ बनाइए, फिर आपको हम मिक्स क्वेश्चन कराएंगे और आपकी तैयारी जो है इस तरीके से परफेक्शन की ओर बढ़ जाएगी। आप एक पूरी सीटेट की एक कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। ये प्रश्न नंबर 9 की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल एक यौगिक, सही है साथियों, जल जो है वो एक यौगिक है जिसमें 2 तत्व कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं मिल करके मिले होते हैं, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, जिसके अनुपात की बात करें तो ये 2:1 के अनुपात में मिल करके जल का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट की बात है, कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है, जबकि आयतन की बात करें इसके तो वो न्यूनतम होता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी, ये कथन भी सही हो जाता है। फिर कह रहा है जल एक अच्छा विलायक है, सही है साथियों, जल जो है वो एक अच्छा विलायक है, किसी भी चीज़ को ये अपने आप में मिला लेता है, उसी अपने रूप में उसे ढाल लेता है। तो इस तरीके से जल जो है वो एक अच्छा विलायक है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ए, बी और सी जो है तो ये तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। तो देख लीजिए जिस ऑप्शन में है तो वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साथियों कह रहा है कि राधा एक बर्फीले स्थान का भ्रमण करती है। राधा एक बर्फीले स्थान का भ्रमण करती है जहां वह देखती है कि कुछ लोग बर्फ में छिद्र करके मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटना क्यों संभव हो पाती है, बताइए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है साथियों। आइए एक एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। कह रहा है कि सतह पर बर्फ जमा होता है लेकिन अंदर जल द्रव की अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है ये बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि जल जो होते हैं, जल के ऊपर बर्फ जमी रहती है, लेकिन उसके नीचे, जल के नीचे आप देखेंगे तो वो जल जो है वो ठोस अवस्था में ना रह करके बल्कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए बर्फीले स्थानों में जो मछुआरे होते हैं वो ऊपर से बर्फ़ को फोड़ देते हैं, और जब बर्फ़ को वो फोड़ देंगे तो नीचे द्रव अवस्था जो जल की है उसमें मछलियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से वो मछलियों को पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नीचे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए साथियों, कह रहा है कि मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का रेखा चित्र दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र है? देखिए साथियों, ये सीधे सीधे प्रश्न है कि आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, लेकिन सीटेट की यही विशेषता है कि वो प्रश्न आपको सीधे नहीं पूछ करके घुमा कर पूछता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कि आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, जिसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन जिस ऑप्शन में वो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर, आप जानते हैं थर्मामीटर जो होता बॉडी टेम्परेचर मापता है। फिर हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर जो है ये आपके अंदर में वाटर डिफिशियंसी को मापता है। फिर बात करें, ये भी नहीं होगा। फिर हाइग्रोमीटर, ये आपका सही। लैक्टोमीटर की बात करें तो ये दूध की शुद्धता को मापता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर 3 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, आपकी आज के क्वेश्चन जो हैं थोड़ी बड़े हैं तो समय अधिक लग सकता है साथियों। आराम से आप देखिए, एक एक प्रश्न जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षा में आने
की क्षमता रखते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न जो हैं वो बने हैं। आइए नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 कथन दिए गए हैं और उन्हीं कथनों पर विचार करके आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि आपके पृथ्वी पर ही लगभग कितने 2/3%, 3/4% की बात करें तो जल महासागरीय जल है, जो कि खारा जल, और उस खारे जल का उपयोग हम खारे जल का उपयोग हम नहीं कर पाते। फिर आप देखेंगे नीचे कह रहा है कि जल वायुमंडल में भाप व आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। जल जो है वो वायुमंडल में भाप और आर्द्रता दोनों रूपों में पाया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है कथन जो दिया गया है, दोनों कथन सही हैं। तो प्रश्न नंबर 12 के सही उत्तर की बात करें हम साथियों, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में मृत सागर के विषय में बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन मृत सागर के विषय में सही है। ठीक है ना। शिक्षक जो है वो मृत सागर के विषय में बच्चों को बताते हैं, और जब वो बताते हैं तो कह रहे हैं कि जो चीज़ों मृत सागर के विषय में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। तो ये सीधी सी बात है। इस प्रश्न के पूछने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप मृत सागर के बारे में क्या जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि मृत सागर जो है ये इसका पानी जो है मृत सागर का वो खारा पानी है। फिर बात करें कि मृत सागर में अब पानी चाहे जैसा हो, आइए ऑप्शन से देख लेते हैं। कह रहा है कि मृत सागर में लवणता सर्वाधिक है। बिल्कुल सही है, मृत सागर में लवणता पाई जाती है। मृत सागर में लोग डूबने लगते हैं, तो सही है भाई। अब पानी है तो चाहे वो खारा हो या खारा ना हो तो उसमें तो लोग डूबेंगे। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई। फिर कह रहा है कि मृत सागर की लवणता 300 ग्राम प्रति लीटर होती है। सही है साथियों, मृत सागर का पानी जो है वो बहुत खारा है। तो इस तरीके से ये जो तीनों बातें कही गई हैं, ये तीनों बातें सही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो है साथियों पूछ रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी। ध्यान दीजिएगा, उपयोगी या अनुपयोगी पूछ रहा, उपयोगी नहीं। तो आप जानते हैं कि जो ठोस के रूप में जल पाया जाता है, बर्फ़ के रूप अर्थात बर्फ़ के रूप में जो पाया जाता है वो आपके लिए यूज में नहीं आता। उसके बाद बात करें जो खारा पानी है वो भी आपके यूज में नहीं आता। तो बचा जो आपके यूज का जल है साथियों वो मात्र और मात्र 1% जो कि आप यूज करते हैं। तो ये लेकिन अनुपयोगी पूछा है, तो यानी 1% आप निकाल लेंगे तो जो सही उत्तर होगा 90% जल जो है वो आपके यूज का जल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आज के थोड़े बड़े बड़े हैं तो साथियों मैनेज कीजिएगा। ये होगा, कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में मौखिक रूप में जल चक्र को बताना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र को सही रूप में बताता है। तो आइए जो कथन दिए गए हैं उस पर हम विचार कर लेते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व व्यवस्था में पारतंत्र में घूमता रहता है, जिसको जल चक्र कहा जाता है। बिल्कुल सही है साथियों। आप देखते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जल पहले बारिश के रूप में नीचे आया, फिर वो वाष्प के रूप में वाष्पीकृत होता है और बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद वो फिर बारिश होकर के नीचे पृथ्वी पर आ जाता। तो ये क्रम जो है ये हमेशा चलता रहता है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। तो ये जो है सही ऑप्शन हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं कि जल चक्र, दूसरे कथन की बात कर लेते हैं। कह रहा है जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आता है। वही चीज़ कि वाष्पीकृत होकर के जल
वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडल में बादल बन करके फिर वो जलमंडल या आप पृथ्वी पर कह सकते हैं बारिश होकर के जल के रूप में पुनः आ जाता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन हैं वो सही है साथियों। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ए और बी जो है वो दोनों सही। साथियों ये रहे आपके 15 पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कक्षा क्लास कैसी रही। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ साथियों, इससे संबंधित PDF जो हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों इसी तरीके से लगातार प्रैक्टिसेस और कक्षाएं प्राप्त करने के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें साथियों।